बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यस्टरडे लेक्चर यू कैन आस्क। कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो? जी मिस पूछ। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। हाँ। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उसको उसकी प्राइस नहीं देखते। हाँ, बस वो आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ना जितने भी सवाल होंगे शुरू में मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में आप लोग ना बहुत जज्बाती होकर मैंने सवाल पूछा करेंगे तो मैं जवाब दे दिया करूँगा, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, थोड़ा सब्र रखना। आपने जो जो सवालात पूछने हैं वो सबके जवाब बाद अनकरीब ही करीब पड़े होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप सवाल पूछना चाह रहे होंगे, आपके माइंड में होगा, अगले ही लम्हे मेरा आंसर उसके मुताबिक आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग आ जाएगा। तो जज्बाती नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पेशेंस से चलना है। चीज़ें सारी की सारी बहुत बहुत वेल क्लियर्ड होंगी, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हमारा अधूरा रह जाएगा। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वी विल क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में यह है, ये कोई लॉ नहीं है। अब कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन वो लॉजिकल होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी के ऊपर फिट बैठ सकता है। हाँ, अगर आप अगर मगर के साथ सवाल करेंगे ना सर, उसके फिर जवाब मेरे पास होने नहीं है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, एक तो अच्छे बच्चे होते हैं, लायक बच्चे होते हैं, वो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा यार, सर ने कॉन्सेप्ट समझाया, हमें कॉन्सेप्ट समझ लग गया, अल्लाह हाफिज, इसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, उनको ना पहली मर्तबा बात समझ आती नहीं है। अच्छा, अगर उनको पहली मर्तबा ही मेरी बात समझ लग जाए, वो इसके ऊपर ही टेंशन ले लेते हैं और मुझे पहली मर्तबा बात समझ लग गई, ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे मैं 2 मर्तबा सर से पूछूंगा, फिर तीसरी मर्तबा क्लियर करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है कि पहली मर्तबा ही मुझे कॉन्सेप्ट समझ लग गया, ये नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगा, इसमें पंगे लेना शुरू कर देगा कि मेरा पहले कॉन्सेप्ट खराब हो, फिर मैं वही वाला कॉन्सेप्ट जो पहली मर्तबा मुझे समझ लग गया दोबारा उसी के ऊपर आ जाऊं। सर ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहुंच गया, आप तक कॉन्सेप्ट पहुंच गया, और सर अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ गई, सर उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करके सर आगे मूव ऑन हो जाना है, उसके ऊपर फिर बहस करना शुरू नहीं करनी। मिसाल के तौर पर होगा क्या, मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया, सर आपका दिल मुतमईन होगा, पता है यार कॉन्सेप्ट समझ लग गया। अब टेंशन ये है कि जल्दी कैसे समझ लग गया, ये तो देर से समझ लगना चाहिए था कॉन्सेप्ट, अब ये टेंशन होगी। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल यह, मैं आपको पढ़ा रहा हूं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर। क्या पढ़ा रहा हूं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर। भाई आग के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती है? मैंने कहा भाई आग के अंदर ना चंद ये मशहूर खुसूसियात है। मीन जो फायर है ये आपको लाइट प्रोवाइड करेगी, हाँ या ना? ऐसे ही है। ये खाना पकाने में हेल्प करेगी, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, हाँ या ना? ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, लाइट भी होगा, अगर अंधेरा हो तो लाइट का काम भी करेगी, ठीक है। और अगर खाना पकाना हो तो सर उसके लिए क्या हो जाएगी, काम आ जाएगी। ये मेन मैंने करेक्टरिस्टिक्स बता दी, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट पहुंच गया, पक्की वाली बात है। अब उस बच्चे को टेंशन नहीं होगी, हाँ यार अब मैं ना बता इसमें से सवाल मैं क्या सर से क्या पूछूं। अब सवाल क्या कीजिएगा उसका, सर ठीक है आपने कहा कि आग का काम जलाना होता है, ये बात समझ लग गई। सर मेरा सवाल ये, माय क्वेश्चन इज, सर अगर आग ना जलाए तो क्या होगा, ये तो बताएं जरा, क्या? अब बताएं, इसका जवाब मेरे पास है। सर अगर ठीक है आग जलाती है, कॉन्सेप्ट समझ लग गया। सर अगर आग ना जलाए तो क्या होगा, ये तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं आपने, और बगैर कॉन्सेप्ट के तो मैं यहां से जाता नहीं। क्या ख्याल है? तो फिर बच्चों मैं यही कहूंगा ना, भाई तू ऐसा कर, आज घर जाकर आग से मुलाकात कर ले, अस्सलाम वालेकुम, फिर देख ले क्या करता है वो। सही है? तो भाई अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, तो सवाल फिर मेरी तरफ से जवाब ही होगा। फिर क्या ख्याल है? ठीक है। तो अगर कंसेप्ट बच्चों समझ लग गई तो अल्लाह का शुक्र अदा करके आगे मूव ऑन हो जाना। कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड के बारे में, और डिमांड के बारे में हमने सबसे पहले वांट देखा था। हमने कहा वांट हमारी सोसाइटी की डिजायर होती है, बेसिक नीड नहीं होती। नीड क्या होती है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी सोसाइटी की, और बेसिक रिक्वायरमेंट में रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में हमें हर वो चीज जो जिंदगी गुजारने के लिए हमारे सुकून के लिए चाहिए वो हमारी बेसिक नीड है। यानी कि अगर आप ये कहें कि सर आज के दौर में एसी को कहां कैटेगराइज करेंगे, बेसिक में लग्जरी, मैं कहूंगा सर बेसिक में।
सही है। लाहौर में आने वाले अभी दिनों में सर 46-47 आ जाना है सर, तो बुरी हालत हो जानी है। तो सर हमें इस इन्वायरमेंट कम से कम एसी चाहिए, ये तो कूलर तो चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि कम जो रूम ब्लॉक्ड होता है वहां पे कूलर तो चलेगा नहीं ना, तो एसी जो है ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन आप कहने सर हमने एसी लेना, बड़े वाला चिल्लर लेना है, सेंट्रलाइज पूरे घर को एसी वाला करना है, सर ये फिर लग्जरी में निकल जाएगा, ये वांट में निकल जाएगा, ठीक है जी। फिर डिमांड, हमने कहा डिमांड जो है सिर्फ चाहत का नाम नहीं है, मैं चीजें खरीदना चाहता हूं, ये डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए दो चीजों का होना जरूरी, वांट का होना भी और परचेजिंग पावर का होना भी। दो चीजें पूरी होंगी तो सर डिमांड पूरी होगी। यहां तक हमने बात की थी। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन शुरू की थी और उसके ऊपर थोड़ी सी हमने बात की थी। यहां से आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपको पता है कि जब जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर हम कोई स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं तो शुरू में एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई मैं जो भी बात करने जा रहा हूं ये मेरी अपनी रिसर्च है, मेरे कहने के ऊपर आपने अमल नहीं करना, अपने खुद रिसर्च करनी है, ठीक है। या कोई ड्रामाज वाले या मूवीज वाले डिस्क्लेमर देते हैं, भाई जो भी ये कैरेक्टर यहां पे चल रहे हैं या जो भी सीन चल रहा है ये सारा फिक्टिशियस है, इमेजिनरी है, इसका रियल पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, कल को केस ना हो जाए, ठीक है जी। इकोनॉमिस्ट ने भी डिस्क्लेमर दिया। नंबर 1 उसने बात ही डिस्क्लेमर से स्टार्ट की, अदर थिंग रिमेन सेम सीट्रस पैरिबस, अदर थिंग रिमेन सेम सीट्रस पैरिबस। उसने कहा जो मैं बात करने जा रहा हूं आगे उसके बारे में एक डिस्क्लेमर ये है, उसके बारे में डिस्क्लेमर ये है, ये जो मैं आगे वाली बात करने जा रहा हूं ये तब पूरी होगी जब आप सारी दुनिया को, सारी चीजों को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। जब सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी फिर जो मैं बात करने जा रहा हूं ये कभी फेल नहीं होगी। और मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मैं ये बात करने जा रहा हूं, इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। जब भी चीजें महंगी होंगी लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे, लोग कम खरीदा करेंगे। मिसाल के तौर पर भाई अगर एक सेब है, सेब 100 रुपए किलो है, सेब 100 रुपए किलो है तो हम 2 किलो लिया करते थे। सेब अगर 100 रुपए किलो है हम 2 किलो लिया करते थे। अब 100 रुपए वाले सेब 200 रुपए के हो गए, अब हम सिर्फ किलो ले रहे हैं। अब वो जो 200 वाले सेब थे सर वो 300-400 रुपए के जब हो जाएंगे हम किलो से भी कम आ जाए, ऐसे ही है। इसका मतलब जैसे जैसे चीजें, अच्छा फिर आप लोगों के माइंड में भी सवाल आएगा, सर वो जिसके पास पैसा ही बड़ा हो उसको क्या लगे 100 रुपए सेब 100 रुपए किलो या 1000 रुपए किलो, उसको इतना पैसे, उसको टेंशन नहीं है, सर वो क्या करेगा। और आपको और एक और बात, और अगर हमारा एक पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है डॉक्टर ने उसको एप्पल रिकमेंड कर दिए तो सर अब वो 1000 रुपए क्या 2000 किलो भी होंगे तो मजबूरी है खरीदना पड़ना ही पड़ना। इन केस ऑफ मेडिसिन कह लें, मेडिसिन जितनी मर्जी महंगी हो जाए हम कहते ओ मेडिसिन डॉक्टर साहब आधी गोली कर दो, एक गोली बड़ी महंगी है, ऐसा हो सकता है सर डोज पूरी नहीं होनी, मजबूरी है एक गोली पूरी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे किसी पेशेंट को एप्पल रिकमेंड हो गए तो प्राइस ज्यादा होने की वजह से भी डिमांड उसकी कम नहीं होगी, ऐसा होगा। सर इसी के बारे में तो उसने पहले अलर्ट कर दिया, भाई सब कुछ कांस्टेंट है, कोई मरीज को एप्पल की जरूरत नहीं है, किसी मरीज को सेब की जरूरत नहीं है। सर सबके पास इनकम, सारों की इनकम बराबर है, सारों की इनकम बराबर है, कोई फैशन नहीं है मार्केट में, कोई फैशन नहीं है मार्केट में, फैशन भी सेम है, सबकी इनकम मान लो सबकी इनकम 50-50 हजार है, कोई फैशन नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है चीज खरीदने की, कोई नीड नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। अब बताएं उन हालात में सोच के बताएं, प्राइस ज्यादा होगी तो हम क्वांटिटी कम नहीं करेंगे। सबके पास 50-50 हजार है, जब चीजें महंगी हो जाएगी सर सारे के सारे चीजें कम करना शुरू कर देंगे, लॉ फिट बैठेगा। और जैसे ही चीजें सस्ती होंगी सर सारे के सारे चीजें ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास सीट्रस पैरिबस था जिसने कहा भाई जब मैं लॉ बताऊंगा तो लॉ को बताते वक्त आपने सारी चीजों को कांस्टेंट करना है, क्योंकि वो कांस्टेंट होंगी तो लॉ फिट बैठेगा।
वरना मैं जैसे ये कहूंगा भाई प्राइस ज्यादा डिमांड कम हो गया, आप कहेंगे सर रुके रुके रुके, एक बंदा है उसकी इनकम ज्यादा हो, उसकी इनकम ज्यादा हो तो प्राइस ज्यादा भी हो तो वह डिमांड ज्यादा कर सकता है। सर ये तो आपकी वाली बात हमने फेल कर दी, आप तो कह रहे थे प्राइस ज्यादा डिमांड कम, चेक करें प्राइस ज्यादा भी है वो डिमांड ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। फिर मैं कहूंगा बच्चे आप ले, मेरा डिस्क्लेमर नहीं सही से पढ़ा। मैंने डिस्क्लेमर क्या दिया था, जब मैं लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करूंगा और क्या करना है, सारी चीजों को कांस्टेंट कर देना, किसी की इनकम ज्यादा नहीं है। और जब सबकी इनकम सेम होगी तो बच्चों चीजें महंगी होने से चीजें लोग कम खरीदेंगे। क्या यह बात मेरी समझ लगती है? अच्छा जी आगे चलते हैं। ये जो सीट्रस पैरिबस है, ये क्या है? सीट्रस पैरिबस है जिसको हमने कांस्टेंट मान के चलना है क्योंकि मुझे लॉ को डिफाइन करना है। अच्छा ये लॉ तभी डिफाइन होगा जब मैं सीट्रस पैरिबस वाली चीजों को क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। ये साथ साथ चल नहीं सकते, ये दोनों इसके रिवर्स है, ये दोनों रिवर्स है। ये लॉ को वायलेट करता है, ये लॉ, ये जो सीट्रस पैरिबस है ये लॉ को क्या करता है, वायलेट करता है, ये लॉ के खिलाफ चलता है। लॉ क्या कहता है, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। ये ज्यादा क्या करता है, भाई अगर इनकम ज्यादा हो ना, प्राइस ज्यादा भी हो तो फिर भी डिमांड ज्यादा हो जाती है। खुली खुली लॉ से लड़ाई नहीं कर रही है, खुली खुली लॉ से लड़ाई चल रही है। तो बच्चों इस वजह से इकोनॉमिस्ट ने कहा जब हम लॉ डिफाइन करेंगे हम सारी के सारी हर वो चीज को कांस्टेंट कर देंगे जो प्राइस के अलावा डिमांड को चेंज कर रहा है। यानी कि जो सीट्रस पैरिबस होगा, इकोनॉमिस्ट कहता है ये जो सीट्रस पैरिबस है ये हमारी लॉ की क्या है, अजम्पशंस है। बच्चों क्या है, अजम्पशन। अजम्पशंस का मतलब ये है हम अज्यूम करके चल रहे हैं डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही बदलेगी, बाकी किसी चीज से बदल नहीं सकती। ये मेरी बात समझ आई? अच्छा जी अगर हम क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन पढ़ें, यार वो फैन ऑफ कर दो जरा। ये भी सुकून हुआ थोड़ा। बच्चों इसको ना दोनों को ऑफ रखा करें, ठीक है? माना कि बहुत गर्मी है, और गर्मी है, अगर गर्मी है तो उसने लगनी है, ये बात पक्की है, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा बस पेशेंस करके आपने बैठना है, ये वक्त गुजारना है, ठीक है जी? हाँ अब ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि गर्मी है, बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? अभी तो फिलहाल 42 चल रहा है, आने वाले वक्त में 46 47 तक भी जाना है, ठीक है? हाँ क्या? हाँ तो नीड है ना, तो सर फिर भी देखे कम से कम 1 और 1 2 2 और 1.5 2 बल्कि 4 टन के एसी चल रहे हैं एक कमरे में, ठीक है? बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपकी तादाद भी ज़्यादा है, ठीक है? आपको पता है हीट प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो कुल मिलाकर टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। आपके नहीं यार यहाँ पे हमें चिल इन्वायरमेंट मिले, सर वो जन्नत में मिलेगा फिर जाके, क्या ख्याल है? ठीक है जी, तो जन्नत में जाके चिल इन्वायरमेंट ले लें, बाकी यहाँ पे थोड़ी सी तहम्मुल से सब्र से बैठेंगे, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है? हॉस्टल में तो पता नहीं पंखे भी चलते कि नहीं चलते, क्या ख्याल है? पर यहाँ पे हमने 4 एसी चलाने पूरे के पूरे, ठीक है जी? अच्छा जी बस थोड़ा सा पेशेंस से बैठना आप लोगों ने। अच्छा अगर हम क्वांटिटी डिमांड के साथ फंक्शन की बात करें तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। याद रखिए, अब ये कीमती बात करने लगा हूं, याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड हमेशा प्राइस से चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड कहां से चलेगा? हमेशा प्राइस से। जब भी मैं कहूंगा भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या, आपने कहानी कहां से स्टार्ट करनी है? प्राइस से। लॉ ऑफ डिमांड कहां से चलता है? प्राइस से चलता है। अगर मैं भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या, आगे सर प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम करें चीजें सस्ती होगी लोग ज्यादा खरीदेंगे, सर ये लॉ ऑफ डिमांड है। ये जो आपने लॉ ऑफ डिमांड की मुझे कहानी सुनाई ये अधूरी कहानी है, पूरी कहानी डिस्क्लेमर के साथ है। सबसे पहले कहेंगे अदर थिंग रिमेन सेम, प्राइस के अलावा, डिमांड प्राइस के अलावा जिस जिस फैक्टर से बदलती है सबसे पहले उसको तो कैद करो ना,
उसको क्या कर लो, कैद कर लो। भाई सारे के सारे कैद हो गए। हर वो फैक्टर जो डिमांड को बदलता है या जिससे डिमांड बदलती है और वो प्राइस फैक्टर नहीं है, उस सबको क्या कर दो, कैद कर दो, उस सबको कांस्टेंट कर दो। सारे कैद हो गए, सारे कांस्टेंट हो गए। अब कह रहा है डिमांड का मुकाबला प्राइस के साथ करो। जब भी प्राइसेस बढ़ा करेंगी तो लोग क्या करेंगे, चीजों को कम खरीदा करेंगे। प्राइसेस कम होंगी, सस्ती होंगी, लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे। और हर वो फैक्टर जिससे डिमांड बदलता है, जिसको हमने कांस्टेंट कर दिया, उसको कहते हैं एसेंशियल ऑफ लॉ, उसको कहते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो लॉ ऑफ डिमांड की क्या है, अजम्पशंस है। मेरी बात समझ आ गई? अजम्पशन मीन हम अज्यूम करेंगे when we are discussing about law of demand, we will assume all those factors which change the demand should be constant. हर वो फैक्टर जिससे डिमांड बदल सकता है, हम अज्यूम करेंगे वो सारे सारे कांस्टेंट है, ताकि हम प्राइस और डिमांड का खेल खेल सके। ये मेरी बात समझ आई? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं उन अजम्पशन के बारे में। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्राइस फैक्टर नहीं है लेकिन फिर भी डिमांड को बदल सकते हैं और हमें उनको कांस्टेंट करना पड़ता है। नंबर 1, देयर इज नो चेंज इन एवरेज इनकम। हम कहेंगे किसी की भी इनकम ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें पता है इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। और लॉ क्या कहता है, डिमांड सिर्फ चेंज होगी प्राइस के साथ। लॉ क्या कहता है, डिमांड किससे चेंज होगी, प्राइस के साथ। पर हमने कहा ठहरो ठहरो इकोनॉमी, ठहरो 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 ठहरो, प्राइस के अलावा भी तो डिमांड चेंज होती है। नंबर 1 हमने इकोनॉमिस्ट को कहा भाई इनकम से डिमांड चेंज होती है। उसने कहा भाई मैंने पहले ही कहा था कि इनकम से डिमांड चेंज होती है, तो मैंने उसको पहले ही कांस्टेंट कर दिया। अब जब इनकम ही सबकी बराबर है, अब बताओ डिमांड किस वजह से बदल सकती है, प्राइस के कम ज्यादा होने की वजह से बदल सकती है, क्योंकि इनकम तो सबकी बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, इकोनॉमिक्स में इनकम को ये अपनी चीजें याद रखनी है, हम आगे यूज करेंगे और एग्जामिनर अपनी किताब में यूज करता है, पेपर में यूज करता है। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से शो करते हैं, प्राइस को पी से शो करते हैं। ठीक है जी, इनकम को किससे शो करते हैं, वाई से। वाई स्टैंड फॉर इनकम। इकोनॉमिक्स में जब जब वाई नजर आ गया, जब जब वाई नजर आ गया, उसका मतलब क्या है, इनकम है, इनकम है। तो बच्चों हमें पता है कि इनकम के ज्यादा होने से डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। तो देखो इनकम के ज्यादा होने से डिमांड बदल रही है, तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिस्ट ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये अजम्पशन बन गई, हर वो फैक्टर जिससे डिमांड बदलेगी सर वो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन होगी। अजम्पशन मीन ये वो फैक्टर हैं जो डिमांड को बदलते हैं, दैट्स व्हाई हमने क्या कर दिया, इनको कांस्टेंट कर दिया। समझ आ? अब इसके माइंड में मेरी एग्जांपल आई हुई, एग्जांपल दे नहीं सकता अभी, बाद में दूंगा, सब याद करवाना जरा, ठीक है। अजम्पशन के ऊपर एग्जांपल दूंगा। अच्छा सेकंड वाला, आप ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं पता नहीं क्या एग्जांपल है, वो व्हाट्सएप करके मुझसे पूछेंगे अब। अच्छा जी, सेकंड, देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज। सर देखें, अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए तो ज्यादा लोग डिमांड करेंगे ना। पहले सोसाइटी में 100 लोग थे तो 100 लोग 100 चीजों की डिमांड करते थे, भैया अब 110 हो गए तो 110 लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो सर डिमांड क्या होगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो भाई पॉपुलेशन के ज्यादा से डिमांड ज्यादा हो रही है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, इसको कैद कर लेगा कि भाई तुम हमारी अजम्पशन बन जाओ, क्योंकि तुम तो डिमांड को चेंज कर रहे हो, और हमने क्या कहा है, डिमांड कैन ओनली बी चेंज विद प्राइस। डन बच्चों, आगे चलते हैं। नो चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड वेदर। क्या टेस्ट, फैशन और वेदर की वजह से डिमांड में इफेक्ट आता है कोई? भाई अगर टेस्ट है, हम एक रेस्टोरेंट, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल, खाना खाते हैं, मुझे खाना पसंद है, भाई अगर वो थोड़ा महंगा भी हो जाए तो हम क्या करेंगे, खा लेते हैं, ठीक है। हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते। मिसाल के तौर पर हाँ चलो यार वो फलानी दुकान पे ना बिरयानी बड़ी जबरदस्त मिलती है, हमने कहा अच्छा यार खाने चलते हैं। सर हमने बिरयानी मंगवा तो ली, यकीन करें 4 स्पून भी लेना मुश्किल हो गए थे। अब हमने कहा यार पैसे देने हैं, और आपको पता है कि जो लड़कों का बता रहा हूँ, लड़कों को पता है खाना खराब से खराब होना, सारे छोड़ते ही नहीं है, कम से कम पैसे तो पूरे करते हैं,
ठीक है। तो सर यकीन करें पैसे भी पूरे करने की हिम्मत नहीं रही, वो इतना पैथेटिक टेस्ट था। तो हमने कहा यहाँ पे तो पैसे जाए किए, थोड़े से पैसे और मिला लेते, कम से कम बेहतरीन खाना खा लेते। तो अगर हमारे कोई पर्टिकुलर टेस्ट अच्छा लगता है, वो टेस्ट में कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई फूड आइटम हो सकती है, कोई क्लॉथिंग हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, तो सर हम महंगी प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे, कम से कम सेटिस्फैक्शन लेवल तो मिलता है ना। तो भाई इसी तरह फैशन, भाई फैशन के नाम पर जितने मर्जी पैसे ले ले, लोग शर्माते नहीं हैं। जब हमारी शादियां होती हैं और उस पर जितनी भी सजावट करनी होती है, चीज़ें खरीदनी होती हैं, जो चीज़ नहीं भी खरीदनी होती वो लोगों को दिखाने के लिए हम खरीद के लेकर आ रहे होते हैं। और अगर वो हमें महंगी भी मिले तो सर हम उसको शर्माते नहीं, हम कहते हैं ठीक है यार, कहीं से पैसे पकड़ के खरीदेंगे ज़रूर, ठीक है जी। तो अगर फैशन चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो डिमांड कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। सेम विद द केस वेदर। मुझे बताएं, हॉट वेदर में, गर्मियों में, क्या सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड कम होगी या ज़्यादा होगी? एसी की डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी? कूलर की डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी? सर्दियों में बताएं, इन सारों की डिमांड कम हो जाएगी। और सर्दियों में किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। हर चाय वाले तो गर्मी में भी नहीं छोड़ते, चाय वाले तो गर्मी में नहीं छोड़ते, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, जो चाय है, जिस तरह अशरफुल मखलूक़ात में कौन है? इंसान है ना। इस तरह जो चाय है वो अशरफुल मशरूबात है, ठीक है जी। तो उसकी तौहीन नाजायज़ है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो चाय वाले गर्मी में नहीं चाय छोड़ते। अच्छा, इस तरह सर्दियों में कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, हीटर की डिमांड बढ़ जाएगी, गीज़र की डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब वेदर, टेस्ट, फैशन, इनसे भी तो डिमांड कम या ज़्यादा होती है। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया? चल भाई इसको भी कैद कर लो, इसको भी अजम्पशन बना लो। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात ना समझ लीजिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को ना अपने साथ साथ समझते रहना। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं करना कि मैं ये कॉन्सेप्ट समझा चुका और मैं यहां पहुंच गया, आपकी सुइयां इधर अड़ी हुई हैं। तो भाई जिसको जो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सर, वो मुझे वहीं पे रोक लेगा, ठीक है। वहीं पे रुक कर कॉन्सेप्ट समझ लें। आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, ठीक है, नॉट टू मच अगेन। 100 टाइम सर बताने का रिवाज नहीं है, ये फ्रेज तोड़ते हैं अब इसको, ठीक है। अब कौन 100 टाइम बताएगा, इतना टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह रैशनल बच्चे हैं, अक्लमंद बच्चे, इंशाल्लाह 1 से 2 मरतबा में बात आप समझ जाएंगे। पर सर रिक्वेस्ट ये है, जो बात समझ नहीं आई फौरन से हैंड रेज कीजिएगा, सर मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा और मेरी तरफ से जवाब होगा, ठीक है जी। जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सर, पॉइंट नंबर 4, ये अजम्पशन कैसे बनी? नो चेंज इन, भैया नजर आ रहा है, फॉन्ट नजर आ रहा है? अच्छा जी, नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन दैट, अच्छा मारे गोली इतनी कौन पढ़े इंग्लिश यार। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से डिमांड बदलती है या नहीं बदलती? लेट्स सी, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि उससे डिमांड ज्यादा होगी या डिमांड कम होगी। बच्चे बता देंगे? अच्छा जी, अच्छा कहानी कुछ ये, हमें आज एक खबर मिली कि भाई अगले हफ्ते आटा सस्ता होने वाला है, अगले हफ्ते आटा सस्ता होने वाला है। बताओ आज हम आटे की डिमांड के साथ क्या सलूक करेंगे? वेल डन, कम करते हैं। क्यों? हमें पता यार हफ्ते बाद आटा सस्ता होने वाला है, आज हम आटे को कम से कम इस्तेमाल करेंगे ताकि आज खरीदना ना पड़े, हफ्ते बाद जब सस्ता होगा तो हफ्ते बाद खरीदेंगे। इसका मतलब अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी प्रोडक्ट की फ्यूचर में प्राइस कम होने जा रही है तो आज हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, जब वो फ्यूचर में सस्ती होगी तब सस्ता खरीद कर डिमांड ज्यादा कर देंगे। ये मेरी बात समझ आ गई? अच्छा जी, और अगर ये न्यूज आ जाए एक हफ्ते बाद चीनी की मार्केट में शॉर्टेज है, तो आज बताए शुगर की डिमांड से क्या सलूक करेंगे? सर आज जिसने 1 किलो खरीदनी है वो 2 किलो पे आ जाएगा, 2 वाला 4 पे आ जाएगा, 5 वाला 10 पे आ जाएगा। लोग ज्यादा शुगर स्टॉक करना शुरू कर देंगे। वाई? क्योंकि हफ्ते बाद तो मार्केट में मिलनी ही नहीं है। और यही रीजन होती है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्होंने जब माल बिकवाना होता है, प्रॉफिट नफा कमाना होता है, सर आजकल बिजनेस करना इतना को आसान हो गया है और लोगों के
लोगों से पैसे निकलवाना इतना को आसान हो गया कि सोच है आपकी। सर ये एक डर फैलाना है और टेंशन नहीं है, एनोनिमस बन के सर फेसबुक पर एक ट्रेंड चला देना है, भाई अगले हफ्ते अगले महीने से शुगर कोई नहीं मिलने वाली, बस। अच्छा शुगर नहीं मिलने वाली, वो शुगर है, वो मैसेज करो रिश्तेदारों को, वो घर वालों को मैसेज करो, बल्कि मैं जाते जाते चीनी ले जाऊंगा घर, ठीक है। मैं बेशक घर वालों के लिए कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आज शॉर्टेज हो रही है, चीनी खरीद के लेके जाऊंगा। हम यही तो चाहते थे, असल में शॉर्टेज थी नहीं, हमने एक न्यूज चलाई, ट्रेंड चलाया, पैनिक क्रिएट किया। उस पैनिक में लोगों ने दर चीनी शुरू कर दी। हमने कहा शुक्र या अल्लाह चीनी बिक गई, अगर ये ना बिकती हफ्ते के अंदर, सारी चीनी खराब थी, इनको बिकवा दी हमने, ठीक है जी। अब तो नया चीनी का स्टॉक तो हमने वहां पे छुपा के रखा हुआ है, सही है। अच्छा मार्केट में बहुत कुछ होता। अच्छा जी सर, पॉइंट नंबर 4 डन। एक्सपेक्टेशन से क्या डिमांड चेंज हुई? सर एक्सपेक्टेशन से क्या डिमांड चेंज हुई, तो सर उसको भी क्या कर देंगे, कैद कर देंगे। तो वो लॉ की क्या बन जाएगी, अजम्पशन में। हम अज्यूम करेंगे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो बताएं डिमांड किससे बदलेगी, से प्राइस से बदलेगी। आगे चलते। नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक ऐसी तगड़ी प्रोडक्ट है आजकल के दौर में, दैट्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केट से पैसे कमा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? हम लोगों की प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करवाते हैं, एडवर्टाइज करके, मार्केटिंग करके, रिसर्च करके। विदाउट एडवर्टीजमेंट इतना मार्केट में कंपटीशन है, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करोगे, लोगों को बार बार नहीं दिखाओगे, सर कोई आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा। ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ी चीज है, ठीक है। जितनी ज्यादा, मिसाल के तौर पर आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च किया, किसी को नहीं बताया, क्या सेल होगा? नहीं सेल, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा आईफोन ने नया मॉडल लॉन्च किया और मार्केट से आने से पहले पहले उसकी इतनी एड्स नहीं, हर एक की नजरों से गुजार दिया। लोग क्या करेंगे, प्री बुकिंग में सारा सारा हो सकता है स्टॉक खरीद ले। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, डिमांड ज्यादा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा, डिमांड ज्यादा या कम? और अगर एडवर्टीजमेंट कम, डिमांड ज्यादा या कम? कम होगी। क्या ये वाली बात मेरी समझ लगती है? तो भाई एडवर्टीजमेंट से भी तो डिमांड बदलती है ना। जितनी हम एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे उतनी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। शुरू में याद है आपको पता कि सबसे पहले एक वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, उसका वॉशर अलग हुआ करता था, फिर स्पिनर अलग हुआ करता था। जब हम बचपन में थे 2 वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, वॉशर अलग और स्पिनर अलग। फिर हम बड़े हुए तो उन्होंने कहा यार ये क्या 2 मशीनें खरीदेंगे, 2 जगह बिजली इस्तेमाल होगी, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है, स्पेस भी ज़्यादा लग रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ये दोनों के दोनों मशीनें क्या हो गई सर, एक हो गई। दोनों की दोनों मशीनें क्या हो गई, एक हो गई। यहाँ पे वॉशिंग चल रही है और सर यहाँ पे क्या चल रही है, स्पिनिंग चल रही है। फिजिक्स वाले तो जानते हो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो तो है ही, एग्जाम्पल इसकी है वॉशिंग मशीन के स्पिनर की, ठीक है। अच्छा ये टेक्नोलॉजी आ गई, अब फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 1 टच वाली आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर दिया, उनका भाई मैनुअल को छोड़े, मैनुअल कपड़े धोते थे, फिर उनको वॉश करके फिर मैनुअल स्पिन किया करते थे। उनका भाई टेंशन फ्री। तो हुआ क्या, एक पर्सन था जॉब करने वाला, वो घर जा रहा था, वो इशारे पे रुक गया। अब वो था जब इशारे पे रुक जाते हैं, मतलब वेला निकम्मा ही होता है सबसे ज्यादा वहां पे, ठीक है। रेड लाइट लगी है, सबसे वेला निकम्मा इंसान वहीं पर ही होता है, ठीक है जी। तो उसने देखा यार सामने बिल बोर्ड चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चल रहा है, एडवर्टीजमेंट चले। उन्होंने देखा यार हायर वालों ने ना एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन लॉन्च किया, खैर अब तो वो भी पुरानी हो गई है, ठीक है, तब की बात है। तो उसने देखा कि यार बड़ी जबरदस्त मशीन है। वो कहते हैं कि भाई इस मशीन में क्लॉथ इन कर दो, ठीक है, पानी वाटर की टैप ऑन कर दो, सर्फ इन कर दो, और मशीन खुद ब खुद आपके कपड़े भी धोएगी और खुद ब खुद स्पिन करके ड्राई करके भी दे देगी। यानी कि आपने से कपड़ों को इन करना है, आधे घंटे बाद धुले धुलाए कपड़े, ड्राई हुए कपड़े आपने निकाल लेने हैं और आपने क्या कर देना, बस खत्म कहानी। आपकी वॉशिंग एक लम्हे में होगी, कोई रोला नहीं, कोई स्यापा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कपड़े डालें, बटन प्रेस करें और सर अपना काम करना शुरू हो जाए। उस बंदे ने देखा यार ये तो लेवल की चीज़ है यार, कितनी जिंदगी आसान हो गई मेरी। पहले मेरा पूरा इतवार इसी काम में जाया करता था,
मैंने ऑफिस के काम भी करने होते थे, बर्तन पेंडिंग पड़े होते थे, और मैंने कपड़े भी धोने होते थे। मैं कहता याला मेरी जिंदगी में इतवार क्यों आई, हो सकता है सैटरडे के बाद काश मंडे आ जाए, इतवार मेरी जिंदगी में ना आए। उसने कहा यार आधा दिन मेरा कपड़े धोने में जाता था, फिर आधा दिन मेरा बर्तन धोने में निकल जाता था, फिर मैंने ऑफिस के काम भी करने थे, तो मेरा तो इतवार सारी सर यहीं लग गई। यार ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आप क्या करूंगा, सिर्फ बटन प्रेस करूंगा, कपड़े इसमें डाले और सर कपड़े धुलते रहे, वहां भी मैं ऑफिस का काम कर लूंगा, या हो सकता है उस टाइम पे बर्तन धो लूं। क्या ख्याल है, वो भी तो जरूरी है, वो भी तो मुझे ही करने हैं, ठीक है जी, अभी करूं या शाम को करूं। तो उसने कहा यार ये वाली जिंदगी आसान है, ठीक है। तो अब हम किसकी तलाश में हैं, ऑटोमेटिक बर्तन धोने वाली मशीन की तलाश में, ठीक है। बाहर के ममालिक में तो है ना, वहां पे ऑटोमेटिक वॉशर है, पर सर वॉशर के लिए ना स्पेसिफिक क्रॉकरी होती है, सर वो क्रॉकरी बड़ी महंगी है, ठीक है जी। हम कह रहे कोई और जुगाड़ लग जाए, ठीक है जी, कोई रिपोर्ट ले ले, हम रिपोर्ट ही हायर कर ले, ठीक है जी। अच्छा जी, सर एडवर्टीजमेंट वाले डन, यहां तो कोई टेंशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सबसे तगड़ा आ गया, सबसे तगड़ी अजम्पशन है। अब चेक कीजिएगा, 1 से लेके 5 तक जरा नजर मारें, इनमें कोई ऐसा फैक्टर है जो प्राइस हो, जो प्राइस हो। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड किसे मूव करता है, दोबारा लॉ ऑफ डिमांड किसे मूव करता है, प्राइस से करता है। ऐसे इन पांचों के नाम में किसी के साथ प्राइस आ रहा है, नहीं सर। पहले वाला कौन है, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशन, किधर गया, एडवर्टीजमेंट, बस 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 5। किसी के साथ प्राइस नहीं आया। कह सकता हूं ये पांचों के पांचों नॉन प्राइस फैक्टर हैं। ये पांचों पांचों कौन से फैक्टर हैं, नॉन प्राइस फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ डिमांड 2 फैक्टर से बदल जाती है, डिमांड 2 फैक्टर से बदल जाती है। अब प्लीज, अब मैं कंक्लूड करने लगा हूं। अगर लॉ ऑफ डिमांड प्राइस से बदले तो वो लॉ ऑफ डिमांड है, अगर डिमांड प्राइस से बदले तो वो लॉ ऑफ डिमांड है, और अगर डिमांड बदले नॉन प्राइस फैक्टर से, वो उसकी अजम्पशन है। ये बात समझिए, डिमांड 2 फैक्टर से बदलती है। कह सकता हूं डिमांड 2 फैक्टर से बदलती है, प्राइस फैक्टर से भी और नॉन प्राइस फैक्टर से भी। भाई प्राइस फैक्टर से बदले तो वो लॉ ऑफ डिमांड बन जाता है, नॉन प्राइस से बदले तो वो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन बन जाती है। सही। अब सबसे तगड़ा डिटरमिनेंट, सबसे तगड़ी अजम्पशन आई। उसने कहा अच्छा मेरी गैर मौजूदगी में बड़े कॉन्सेप्ट बनाए जा रहे हैं, प्राइस के साथ बदलो तो लॉ बन जाते हैं, और नॉन प्राइस से बदलो तो अजम्पशन बन जाती हैं। उनका ऐसी की तैसी। वो जो लास्ट वाली अजम्पशन आई सर, वो प्राइस के नाम के साथ है। उनका ऐसी की तैसी, मैं खुद प्राइस के नाम के साथ आ रही हूं। अब बताओ क्या करो, अब बताओ क्या करो। आखिरी डिटरमिनेंट चेक करें, नो चेंज इन। हमने कहा ये क्या हो गया, हमारे तो कंसेप्ट की ऐसी की तैसी हो गई। इतनी मुश्किल से तो कंसेप्ट पक्का किया था। अगर डिमांड प्राइस से बदले तो लॉ ऑफ डिमांड, अगर डिमांड नॉन प्राइस से बदले तो लॉ की अजम्पशन। भाई आपका क्या करें, आप भी तो प्राइस के साथ आ गए हो। अब ये बात समझ, क्या लिखा हुआ है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर पहले हम समझते हैं कि रिलेटेड गुड्स क्या होती है, पहले हम समझते हैं रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं। अब उधर की हमें जरूरत नहीं है, तो सारे लोगों ने इधर आ जाना, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा हम बस इस डॉक्यूमेंट से, बुक से ना हिंट लिया करेंगे, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम खुले मैदान में किया करेंगे, ठीक है। तो खुले मैदान में लड़ाई करना आसान होता है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स क्या होती है, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं कि एक गुड्स का दूसरी गुड्स से कोई ना कोई रिलेशनशिप, हैविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं और 2 गुड्स हैविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर। अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बस चाहिए होता है, बस अभी मैं लिख रहा हूं, वैसे मुझे लिखना चाहिए नहीं। हैविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर, अगर एक गुड का दूसरी गुड्स के साथ कोई रिलेशन हो
तो बच्चों वो कहते हैं रिलेटेड, रिलेट कहते हैं एक दूसरे से जो रिलेट कर रही होती है, ठीक है, एक दूसरे जो रिलेट कर रही होती है वो रिलेटेड गुड्स होती है। अच्छा जी, रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, डिमांड में दो तरह की रिलेटेड गुड्स होती है। वो दो गुड्स कौन कौन सी होती है? नंबर वन रिलेटेड गुड में नंबर वन गुड होती है जो कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको यहां पे ही पढ़ा दूंगा, यहां पे आप पढ़ चुके होंगे। जब हम चैप्टर 1 में जाएंगे तो सर हम दोबारा इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको। पहली रिलेटेड गुड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड। दूसरी रिलेटेड गुड का नाम क्या है? ये कैसे पता चला आपको? लिखा हुआ कहीं पे? कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है यार। ओहो, अच्छा मैं कि बच्चों की कैसे माशाल्लाह आमद हो गई है, जबरदस्त। अच्छा लिखा हुआ है, अच्छा जी। पहली सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरी बच्चों कंप्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है ये जानने के लिए चैप्टर 1 में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां पे आपको समझा दूंगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं which are used in place of another good. Sir, substitute goods are those goods which are used in place. ऐसा ये आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैं शायद देखता हूँ शायद आगे कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। नहीं, चैप्टर 1 में ही है, चलो लिख लो फिर। Substitute goods which are used in place of another goods, yeah, which are used alternatively, सर उर्दू में, इंग्लिश में बात हमें समझ आती नहीं है सर उर्दू में, अब उर्दू तर्जुमा होने लगा इसका। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होती हैं जिसको हम मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, या अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है इन प्लेस ऑफ अनदर गुड, उस जैसी कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर सर हमने क्या पीनी है? चाय। सर हमने क्या पीनी है? चाय पीनी है। मुझे बताएं, हम लिप्टन की पत्ती से चाय बनाते हैं, कौन सी टी यूज करते हैं? लिप्टन की। अगर लिप्टन की चाय अवेलेबल नहीं है तो टपाल से गुजारा हो जाएगा, और वाइटल से गुजारा हो जाएगा, अगर वो भी नहीं तो सुप्रीम से गुजारा हो जाएगा। सर ये सारी की सारी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, मुतबादिल है ना एक दूसरे की। सर मुतबादिल को कहते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट्स। तो ये जो प्रोडक्ट हैं लिप्टन, टपाल, वाइटल और सुप्रीम, इसके अलावा भी कोई मार्केट में चल रही है? मुझे याद जी कोई चल रही है? हाँ, दानेदार टपाल ही ना। अच्छा हाँ, लिप्टन क्योंकि कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमें भी नहीं पता। अच्छा मुझे तो प्रोडक्ट का एक एक पता है ना, ठीक है जी। अच्छा लिप्टन, टपाल, क्योंकि मैं घर की ग्रोसरी मैं करता हूँ तो मुझे तो सारी प्रोडक्ट का पता है, सारी प्रोडक्ट का रेट पता है, ठीक है जी। लिप्टन, टपाल हो गया, फिर वाइटल हो गया, और फिर सुप्रीम, ठीक है। सर ये सारी की सारी आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अच्छा कोई और एग्जांपल दे सकते हो आप लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के? दो जी हाँ बिल्कुल, आईफोन हो गया और सैमसंग होगा, ये भी आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सर और इसके अलावा? हाँ, वाटर बॉटल जितनी भी आपस में वो भी सब्स्टिट्यूट है। सर्फ ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट है भाई, एरियल से भी कपड़े धुल जाएंगे, सर्फ एक्सेल से भी धुल जाएंगे। पता नहीं वो वाले कैसे धुलते हैं, हम तो ऐसे नहीं धुलते। यकीन करें अगर व्हाइट सूट हो और उसमें बॉल पॉइंट का एक निशान लग जाए, सर्फ एक्सेल का, उसका प्यो भी आ जाए, एरियल भी आ जाए, सर्फ एक्सेल दोनों को मिला लो भाई, तुम दोनों ही कुछ कर लो सर, फिर वो बॉल पॉइंट का निशान जाता नहीं है। वो पता नहीं ऑयल, ग्रीस, कैचअप शैचअप पता नहीं कैसे करते हैं, और व्हाइट शर्ट पता नहीं कैसे आ जाती है। सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, सही है सर। ये एडवर्टीजमेंट सब धोखा है सर। सर इंसान के माइंड से ही खेलते हैं, इंसान के माइंड से। वो कभी आपने कुकिंग ऑयल की एडवर्टीजमेंट देखी होगी, उसमें जो खातून होती है कितनी सुबह फ्रेश उठती हैं और कितनी एंजॉय से डांस करते हुए खुशी के साथ खाने बनाती है। हमने कैसा काम भी होता है, हमने कहा इधर तो हमें चाय का कप नहीं मिलता। तो फिर उनको देख के जेलसी हो रही होती है कि अच्छा होता होगा मार्स में, प्लेनेट अर्थ में तो ऐसा होता नहीं है। सही है जी। अच्छा जी, ये सारे सारे सर क्या हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। डन।
हमने जो एग्जाम्पल याद रखनी है, जिस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट बनाना है सर, वो हम रखेंगे कोक एंड पेप्सी। फिलहाल अभी हमने उसका परमानेंट पक्का बाइकआउट किया हुआ है, ठीक है ना। हमारे घर में कोक आ रही है, ना हमारे घर में फिलहाल पेप्सी आ रही है, ठीक है। तो आजकल नेक्स्ट कोला के ऊपर चल रहे हैं। ये पेप्सी और कोक ये 1.5 लीटर 180 तक पहुंच गए थे, ये 1.5 लीटर तक 180 तक और अनकरीब 190 तक ये पहुंच गए थे सर। ये दोनों के दोनों अब इस वक्त 140 तक पहुंचे होंगे, ठीक है। इतना इनको डैमेज लगा है लोगों के बाइकआउट करने का। और इस वक्त जो नेक्स्ट कोला है, जहां से मैं लेता हूं वहां से सॉफ्ट ड्रिंक सस्ती मिलती है, वो मार्ट एक वहां से सस्ती मिलती है नॉर्मली। इस वक्त नेक्स्ट कोला की प्राइस 1.5 लीटर 125 है और पेप्सी 130 की है। तो पेप्सी देखिए लोकल ब्रांड के करीब आया हुआ है, इतनी उनको डैमेज लगी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम जो एग्जाम्पल याद करेंगे सर, कौन सी एग्जाम्पल याद करेंगे? कोक एंड पेप्सी की। अब ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुननी है। इस एग्जाम्पल पर एग्जामिनर 6 एमसीक्यू से ज्यादा एग्जाम में पूछेगा सिर्फ इस एक एग्जाम्पल के ऊपर। उसने इसी एक एग्जाम्पल के ऊपर 6 तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं डिफरेंट सिनेरियो में। तो अगर ये एक कंसेप्ट समय लग जाता है तो सर 6 एमसीक्यूज आप लोग फड़का देंगे। समझ आ गई? फड़काने मीन यू हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। अच्छा जी, कोक एंड पेप्सी। अब यहां पे लफ्ज चेक करें क्या लिखा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सर अपनी गुड नहीं, प्राइस ऑफ ओन गुड लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ ओन गुड लिखा हुआ है। भाई जो मेरे से प्रोडक्ट रिलेट करती है ना सर, हम उसकी प्राइस की बात करें, मैं अपनी प्राइस की बात नहीं कर रहा। अब यहां से डिफरेंस क्रिएट करूंगा लॉ ऑफ डिमांड का और इस प्राइस का। ये भी प्राइस तो आ गया ना। हमने कहा यार नॉन प्राइस वाले सारे अजम्पशन में बैठते हैं, तो ये प्राइस वाला कौन सा आ गया। अब मैं ये आइडेंटिफाई करने लगा हूं, ये समझाने लगा हूं ये प्राइस का मतलब क्या। नंबर 1, ये जो लॉ ऑफ डिमांड होगा ये अपनी प्राइस से चलेगा। ये लॉ ऑफ डिमांड किसकी प्राइस से चलेगा? अपनी प्राइस से। मान लें हम इस वक्त कोक की मार्केट की बात करें। किसकी मार्केट की बात करें? कोक की मार्केट बात। जब कोक वाले प्राइस बढ़ाते हैं, सर प्राइस किसने बढ़ाई? कोक वालों ने बढ़ाई। जब कोक वाले प्राइस बढ़ाते हैं, लोग कहते हैं यार कोक महंगी हो गई है, छोड़ो कोक को पी के क्या करना है, तो लोग कोक की डिमांड क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और जब कोक सस्ती होती है, लोग कहते हैं वाह सस्ती होगी, इसी का तो इंतजार था, लोग फिलहाल ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल में बदल लेते हैं, हम ना नेक्स्ट कोला कर लेते हैं, आई मीन कोक की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। चलो अल्लाह हाफिज, ठीक है, हम नेक्स्ट कोला कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो नेक्स्ट कोला, अच्छा इसका नाम अभी इतना फेमस है ही नहीं, तो नेक्स्ट लिखूंगा, पता नहीं नेक्स्ट। अच्छा आगे जाएं आप। ठीक है जी। अच्छा तो नेक्स्ट कोला हमारे पास आ गए। तो जब नेक्स्ट कोला ने, बस हम कोला ही लिख लेते हैं भाई, ठीक है जी। हाँ जब कोला ने अपने नेक्स्ट कोला कर लेते हैं। बच्चों जब नेक्स्ट कोला ने अपनी प्राइस बढ़ाई, लोगों ने नेक्स्ट कोला ही पीना कम कर दी। सर नेक्स्ट कोला महंगी होगी ना, अब नेक्स्ट कोला वाले शौक हो गए, अच्छा पेप्सी भी कम, लोग पेप्सी भी नहीं पी रहे, लोग कोक भी नहीं पी रहे, लोग नेक्स्ट कोला पी रहे। पता नहीं वो कितनी को पसंद आ गया, पसंद कोई नहीं आई, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमारी बात समझ आ रही है? कल आपसे कोई बेहतर मार्केट में आ जाएगा, इंशाल्लाह हम आपको फौरन अल्लाह हाफिज कह देंगे, सही है। तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सर आप लोगों ने शौके नहीं होना, ऐसा ना हो कि पेप्सी 25 पे आ जाए, आप 130 पे निकल जाए, सर बुरा लगेगा ऐसे। समझ आ रही है? अच्छा तो आपने जरा पेप्सी से पीछे ही रहना है, ताकि लोकल अवाम को मोटिवेशन हो, कुछ तो पैसे उनके भी तो बचे ना, वो भी तो अपने टेस्ट की कुर्बानी दे रहे हैं, इंटरनेशनल टेस्ट की। और इसी तरह जब नेक्स्ट कोला वाले सस्ती कर देंगे अपनी बोतल को, तो सर लोग नेक्स्ट कोला को ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं। अब चेक करें लॉ ऑफ डिमांड, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। क्या ख्याल है? शेयर बन गया। अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड अपनी प्राइस के साथ चलता है। अब जरा आए वो वाली एग्जांपल पर, कोक एंड पेप्सी पर। कोक एंड पेप्सी पर अच्छा मिसाल के तौर पर कोक वालों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना,
कोक वालों ने, बच्चों कुछ नहीं लिखना प्लीज, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरे सुनते रहे, सुन लें फिर तसल्ली से लिख लीजिएगा क्योंकि सुनना जरूरी है आपका। कोक वालों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी। मान लें कि पहले कोक मिला करती थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले कोक मिला करती थी ₹180 की, ठीक है, ₹180 की 1.5 लीटर, 1.5 लीटर 180 रुपए की मिला करती थी। कोक वालों ने कहा कि भाई पहले ₹160 पर लीटर थी और अब उन्होंने 180 रुपए की कर दी, यानी कि 20 रुपए अपने बॉटल महंगी कर दी। तो लोगों ने कहा यार देखो हमने तो सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, ठीक है, कोक तो 20 रुपए महंगा हो गया, पीनी सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वाई वो पे मोर ₹20 फॉर अ कोक। भाई कोक की भाई बॉटल ही पीनी है ना, तो कोक महंगी होगी, तो लोगों ने फैसला किया आज के बाद हम ये महंगी कोक नहीं पीएंगे, बॉटल नहीं छोड़ेंगे सर, बॉटल नहीं छोड़े, गुर्दे खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं है, पर सॉफ्ट ड्रिंक छूट रहे हैं ना पाए, सर सॉफ्ट ड्रिंक तो पीनी है। अब कोक महंगी होगी तो लोगों ने, कुछ लोगों ने इरादा किया यार हम ना कोक छोड़ देते हैं और कोक के बदले में हम क्या पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं। यहां से मान लें कि हमारी इकोनॉमी में 100 लोग रहते थे, कितने लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, 100 लोग कोक पिया करते थे और 100 ही लोग पेप्सी पिया करते थे। डन। कोक महंगी होने से 40 लोगों ने, यहां से 40 लोग कम हो गए, 40 लोगों ने फैसला किया आज के बाद हम कोक नहीं पिएंगे, आज के बाद हम पेप्सी पिएंगे। तो ये 40 लोग कोक को छोड़कर किसकी तरफ आ गए, पेप्सी की तरफ आ गए। हालांकि जब कोक ने प्राइस बढ़ाई, कह सकता हूं कोक की डिमांड 60 रह गई। कोक की प्राइस बढ़ाने से कोक की डिमांड कम हो गई और कोक, अच्छा प्राइस कोक ने कम की है, लेकिन देखिए पेप्सी की बैठे बैठे डिमांड बढ़ गई। पहले 100 लोग पेप्सी पिया करते थे, अब 140 लोग पेप्सी पी रहे हैं। तो कह सकता हूं कि कोक ने प्राइस बढ़ाई, कोक की अपनी डिमांड कम हुई। ये जो लोग कोक नहीं पी रहे सर, ये सारे के सारे लाइनों लाइन बना बना के सर पेप्सी पीने के लिए आ गए, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। ये मेरी बात समझ आई? सब्स्टिट्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है, अब वो आप समझाने लगूं। ये क्या लिखा था, रिलेटेड गुड। ये क्या था, रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर एक प्राइस बढ़ाए तो जो उससे रिलेटेड गुड्स होगी उसकी डिमांड पर इफेक्ट आएगा। अगर एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस बढ़ाती है और वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो उसकी रिलेटेड गुड की बच्चों डिमांड हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि कोक ने प्राइस बढ़ाई तो लोगों ने कोक पीना छोड़ दिया पर सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं छोड़ा। यहां से जो कोक के कस्टमर कम हुए वो कस्टमर कहां पर आ गए, पेप्सी पर। मुझे ये बताएं, ये जो पेप्सी की डिमांड ज्यादा हुई, क्या पेप्सी ने प्राइसेस कम किए हैं? नहीं, ये तो उसके कंपैटिटर ने, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो गई। ये जो रिलेशनशिप है वर्टिकल रिलेशन, ये जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है सर, ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट है। अगर एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस चेंज करेगा तो उसे रिलेटेड गुड, उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पर इफेक्ट आएगा। अब कंक्लूड करने लगा, ये वर्टिकल रिलेशनशिप कोक की अपनी प्राइस, कोक की अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है। सर कोक ने प्राइस बढ़ा दी, कोक की डिमांड कम होगी, दोनों तरफ देखे प्रोडक्ट सेम है, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड। तो सर ये जो रिलेशन है ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, सर ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट है। दोबारा, अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, और अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, किसी और प्रोडक्ट की डिमांड, ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट। और याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। सब्स्टिट्यूट गुड में हमेशा रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा। बात समझ रखती? सेम इधर केस, जल्दी से, अगर कोक वाले
प्राइस कम कर दें, सर पेप्सी वाले पेप्सी को छोड़कर कोक की तरफ आ जाएंगे। जब कोक वाले अपने प्राइस कम कर दें तो लोग कोक की तरफ ज्यादा आ जाएंगे। इसका मतलब पेप्सी का कस्टमर टूट जाएगा, पेप्सी का कस्टमर टूट जाएगा क्योंकि कोक सस्ती होगी। अब दोबारा से, कोक की प्राइस कम, कोक की डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड। कोक की प्राइस कम, पेप्सी की डिमांड भी कम, ये सब्स्टिट्यूट गुड है। मेरी बात समझ आई? तो हां, ये जो लिखा हुआ है सर, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, अपनी गुड नहीं है। सर अपनी गुड होती तो लॉ ऑफ डिमांड होता ना सर। अपनी प्राइस अपनी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। सर रिलेटेड गुड में क्या होता? अपनी प्राइस किसी और की डिमांड, अपनी प्राइस किसी और की डिमांड। तो दैट्स व्हाई इसको लिख सकते सर, इसको भी कांस्टेंट करेंगे क्योंकि ये भी रिलेटेड गुड जो है सर हमारी डिमांड बदलता है। मान ले मैं पेप्सी वाला हूं, मान ले हम पेप्सी वाली कंपनी है, तो सर देखें कोक की प्राइस कम ज्यादा होने से मेरी डिमांड कम ज्यादा हो रही है, तो सर इस कोक को भी कैद कर दूंगा मैं असम्पशन में। डन बच्चों, आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया? कोई सवाल है जल्दी से पूछें, फिर क्लास खत्म हो गई है। कंप्लीमेंट गुड के लिए बच्चे टाइम नहीं है, टाइम अगर ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए। और कोई नन्ना मुन्ना सवाल है पूछ लें, कल इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीमेंट्री गुड से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट जी भाई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, आपने क्या पूछा ये समझ नहीं आई मुझे। पॉपुलेशन समझ नहीं आई भाई? हमारी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया रहने दे, हमारे पूरे मुल्क में भाई 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? और 100 लोगों ने एक एक रोटी खानी है, तो भाई कितनी रोटियों की डिमांड होगी? 100 लोगों की। अच्छा भाई, हमारी इकोनॉमी में 100 की बजाय 120 लोग हो गए, पहले 100 रोटियों की डिमांड थी, तो भाई जब 120 लोग होंगे तो डिमांड 120 की नहीं हो जाएगी? तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी ना। नहीं समझ आई बेबी? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और कोई सवाल किसी और का बच्चों? एनी अदर क्वेश्चन? कौन सी? अच्छा, और कोई सवाल तो नहीं है? चलो अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।